ना संघर्ष ना तकलीफ तब क्या खाक है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं इंडियन हिस्ट्री की दोस्तों चोपड़ा साफ कर दूंगा। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, अपना भारतीय इतिहास प्रमुख क्वेश्चन जो बनते हैं इस क्लास को देख के चले जाना। दोस्तों जो पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी है दोस्तों इस क्लास को देख के चले जाना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहना और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं इसी क्लास में से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। चलो दोस्तों देरी किस बात की हम स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को विस्तार से समझाऊंगा और मैं एक बार फिर कह रहा हूं दोस्तों, मेरे साथ वही रुके जो पढ़ना चाहते हैं। बाकी मेरे साथ जो कमेंट में बातें करते हो, जो कमेंट में आपस में बातें करते हैं, वो तो यहाँ ना टिके और वो सारे चैनल है उस चैनल पर चले जाइएगा, ठीक है। पढ़ने वाले होने चाहिए दोस्तों। अगर अपने माता पिता का सपना पूर्ण करना चाहते हैं तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करो दोस्तों, फालतू कमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सभी का स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है दोस्तों। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं विस्तार से बताऊंगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना और आप चाहो तो नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। 100% दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, भारतीय इतिहास के जितने भी जो प्रश्न बनेंगे वो इसी वीडियो में से बनेंगे दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप पेपर में ले लेना, फिर कहेंगे भैया हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। देखेंगे, चलो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। किसने किया था मित्रों, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। अब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बोल रहा हूं, उसको भी सुनना, ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। किसने किया था, क्लाइव ने। और दोस्तों बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। उसमें यानी ब्रिटिश सेना यानी जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो क्लाइव कर रहा था। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ प्लासी के युद्ध के बाद एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ध्यान रखना दोस्तों, हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे से हो गया। चलो याद रखना, मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोले दोस्तों इनसे बाहर भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। मैंने जो बोले, देखो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना क्लाइव ने किया था। अब देखो इस प्रश्न से अलावा भी पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। चलो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो मित्रों बंगाल के प्रथम गवर्नर थे क्लाइव। कौन थे मित्रों, ध्यान रखना, क्लाइव थे बंगाल के प्रथम गवर्नर। यहां पर गवर्नर जनरल की बात नहीं हुई है दोस्तों, यहां पर बात हुई गवर्नर की। तो बंगाल के गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे। अगर यहां पर पूछता कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मित्रों, तो ध्यान रखना वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखना वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो है बंगाल के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे। देखो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो क्लाइव, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, ध्यान रखना। आपको पूछा जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो मित्रों भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग्स, ठीक है, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपको पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, यहां से अब इतिहास का होगा चोपड़ा साहब। देखिएगा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कैनिंग दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन थे दोस्तों, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अब आपको प्रश्न
पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे, हम समझते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो कैनिंग ही थे दोस्तों। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद करने दोस्तों, मैं पूरे जोश और जुनून के साथ आपको करवा रहा हूं, इनको एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करना दोस्तों। आप चाहो तो नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट कर लेना। देखिएगा, जिनको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है वो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं दावा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन अपने इंडियन हिस्ट्री से संबंधित एक भी क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास से बाहर नहीं आएंगे, आप इनको अच्छे से याद करिएगा। तो मैंने यहां पर 4 प्रश्न बोले दोस्तों। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, कलायु थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग्स। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय दोस्तों ध्यान रखना कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे, कैनिंग थे। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से हमने कवर कर लिया। इसके बाद आपके सामने दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, देखेगा कि भारत में साइक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में साइक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, भारत में साइक संधि का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, डुप्ले को कहा जाता है। अब आप कहेंगे भैया गलत है, बिल्कुल डुप्ले नहीं पढ़ा हमने। तो देखिएगा मित्रों, मैंने भी पढ़ रखा था कि भारत में साइक संधि के जो जनक है दोस्तों वेलेजली है, वेलेजली, लेकिन वेलेजली नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना वेलेजली नहीं है। वेलेजली की यदि मैं बात करता हूं तो देखो, साइक संधि का सबसे पहले प्रचार प्रसार किसने किया था, तो साइक संधि का सबसे पहले प्रचार प्रसार किया था वेलेजली ने। और ध्यान रखना, साइक संधि का सबसे पहले प्रयोग या उपयोग किसने किया था, वेलेजली ने किया था। और साइक संधि का जन्मदाता पूछे तो ध्यान रखना डुप्ले करना है आपको, डुप्ले। अगर ऑप्शन में डुप्ले नहीं हो तो अगर ऑप्शन में डुप्ले नहीं हो, वेलेजली हो तो फिर हमें वेलेजली करना है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में डुप्ले हो तो फिर डुप्ले करना है। ध्यान रखना, ये भारत में साइक संधि के कौन हो गए, जन्मदाता हो गए। आगे बात कर रहा हूं, देखो अगला चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि सिविल सर्विस का जनक किसे कहते हैं। मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिविल सर्विस का जनक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है कार्नवालिस को। किसे कहा जाता है मित्रों, कार्नवालिस। देखिएगा, कार्नवालिस को दोस्तों सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। कार्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पुलिस का जनक किसे कहते हैं, तो पुलिस का जनक भी दोस्तों कार्नवालिस को ही कहते हैं, कार्नवालिस को। और ध्यान रखना, इन्होंने दोस्तों इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था 1793 के अंदर बंगाल के अंदर। यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो कार्नवालिस ने किया था। और इन्हें पुलिस का जनक, सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखेंगे, सिविल सर्विस की बात करता हूं तो यह सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है, तो सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। देखिएगा मित्रों, 5वां क्वेश्चन आपके सामने, 5वां क्वेश्चन देखो, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। किस अधिवेशन में दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन आपको ध्यान रखना, कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। और दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन कब होता है, तो 1896 में। ध्यान रखना 1896 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला ने। देखो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, रहीमतुल्ला ने। और यह अधिवेशन होता है 1896 में। और पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं देखो पांच क्वेश्चन हमारे हो गए और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता रहा हूं ताकि आपके अच्छे से समझ में आए दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं आगे बात कर रहा हूं प्रमुख छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिएगा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों, मित्रों ध्यान रखना, कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, कर्जन थे। ध्यान रखेंगे। और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था दोस्तों। सब आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन के विरोध में हुआ था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 से 1909 तक। तो स्वदेशी आंदोलन के विरोध में दोस्तों ये चला था दोस्तों बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, कर्जन थे। अब प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि जो है बताओ
देखिएगा, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट। इस विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो 1911 को दोस्तों दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया गया था। पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन ये कब लागू हुआ था, तो 1905 में लागू हुआ था दोस्तों। ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है। अब यहां पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनेंगे और याद करेंगे कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय दोस्तों कर्जन थे। कर्जन कौन थे मित्रों, कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने यहां पर अच्छे से आपको बताया दोस्तों कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू होता है बंगाल विभाजन। और यह किसके विरोध में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के विरोध में हुआ था। ठीक है, इसे कब रद्द किया गया बंगाल विभाजन को, तो 1911 को दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था। ये सभी प्रश्न अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिएगा, आपके लिए मैंने अगला 7वां क्वेश्चन लिया है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अभी मुझे पता नहीं है दोस्तों, अभी मुझे पता नहीं है कि यह क्लास कितनी देर तक चलेगी। अभी मुझे पता नहीं है ये क्लास कितनी देर तक चलेगी दोस्तों। चलने दो, आपको क्या करना, चलने दो। लेकिन यहां पर इंडियन हिस्ट्री का चोपड़ा साफ कर देंगे दोस्तों। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूं इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों। मैं इंडियन जीके की बात कर रहा हूं, वो भी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। मेरे साथ वही बने, ठीक है, मेरे साथ वही बने रहे जो तैयारी करना चाहते हैं वाक्य में। ठीक है, बाकी मैं कमेंट में किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आप कमेंट कर रहे होंगे, मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पूर्व भारत में किसके द्वारा आरंभ की गई थी, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कारण विलास। देखो कारण विलास, ठीक है, कारण विलास। यहां पर देखो लिखने में प्रॉब्लम हो रही, बाकी देख सकते हैं स्क्रीन पर। कारण विलास, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पूर्व भारत में किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो कारण विलास के समय दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो आरंभ की गई थी। अब आपको पूछा जाएगा एक व्यवस्था और हमने छोड़ी है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो मित्रों, रैयतवाड़ी व्यवस्था की यदि मैं बात करता हूं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो रीड और मुनरो। देखो दोस्तों, रीड मुनरो के द्वारा आरंभ की गई थी दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। और भाई हमने एक और सुनी है दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था दोस्तों ध्यान रखना किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो यह ध्यान रखना होल्ट मैकेंजी दोस्तों। मैं बोल रहा हूं उसको सुनना आप दोस्तों, होल्ट मैकेंजी द्वारा कौन सी व्यवस्था आरंभ की गई थी, महलवाड़ी। तो यहां पर 3 प्रश्न बनते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कार्नवालिस के समय, और रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो के समय, महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के समय आरंभ की गई थी। मैं आगे बात कर रहा हूं मित्रों, देखिएगा पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था, पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ था, तो मित्रों आप सभी को पता होगा 1932 में होता है पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट होता है मित्रों, ध्यान रखेंगे। और ये किन के मध्य हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था पूना पैक्ट या पूना समझौता। ठीक है, 1932 में होता है। किस जेल में होता है, तो पुणे की एक जेल थी दोस्तों जिसका नाम है यरवदा जेल। कौन सी जेल है मित्रों, यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट। ध्यान रखेंगे, पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ था दोस्तों। यरवदा जेल पुणे के अंदर थी, वहां पर गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी मित्रों, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट। कौन थी मित्रों, एनी बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की भारतीय पहली महिला थी दोस्तों। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की 2 पुस्तकें मित्रों ध्यान रखना, एक तो है न्यू इंडिया, ये पुस्तक किसकी है, न्यू इंडिया दोस्तों। ये पत्रिका किसकी है, पत्रिका है मित्रों, ध्यान रखना। एक तो है न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये 2 पुस्तकें हैं, 2 पत्रिका हैं, सॉरी दोस्तों 2 पत्रिका हैं एनी बेसेंट की हैं। और एनी बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस अधिवेशन, देखो एक अधिवेशन होता है दोस्तों कानपुर के अंदर। कांग्रेस अधिवेशन कब होता है, 1925 में होता है कानपुर के अंदर कांग्रेस अधिवेशन। और 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू। कौन करती है मित्रों, सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है मित्रों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी मित्रों, तो एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताओ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये सब क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको अच्छे से याद करना दोस्तों। चलो आगे मैं बात कर रहा हूं आपके सामने 10वां क्वेश्चन।
वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मित्रों आप लिखेंगे ये आया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंदर। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों वुड डिस्पैच जो है वो भारत आया था। अब देखो दोस्तों, वुड डिस्पैच की मैं बात करता हूं तो इन्हें आधुनिक शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक शिक्षा का कहते हैं मेग्ना, देखो मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को। यह भी पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ध्यान रखेंगे वुड डिस्पैच जो है, वुड डिस्पैच ये किसके शासनकाल में आए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आए थे। कब आए थे? तो 1894 के अंदर आए थे मित्रों, ध्यान रखेंगे। और किसके शासनकाल में आए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आए थे मित्रों। और आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में दोस्तों पुणे और ठाणे, सॉरी मुंबई और ठाणे के बीच प्रथम रेल चली थी दोस्तों 1853 के अंदर, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच दोस्तों प्रथम रेल चली थी। और मैं यहां पर डलहौजी की बात करता हूं तो डलहौजी ने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, हड़प सिद्धांत, या फिर हम कहते हैं व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यपगत का सिद्धांत दोस्तों डलहौजी का प्रसिद्ध है। मित्रों ये डलहौजी कम नहीं है दोस्तों, ये डलहौजी कम नहीं है। ये क्या कहता है दोस्तों? देखो अवध रियासत को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लेता है दोस्तों। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर अवध हड़प लिया जाता है? तो अवध रियासत को हड़प लिया जाता है मित्रों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अवध रियासत को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लेते हैं डलहौजी। देखो दोस्तों ये कौन सी रिपोर्ट के तहत? तो आउटरम की रिपोर्ट के तहत। आउटरम की रिपोर्ट के तहत दोस्तों, आउटरम की रिपोर्ट के तहत डलहौजी जो है वो अवध रियासत हड़प लेते हैं। तो ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो दोस्तों एक प्रश्न यहां पर ये बढ़ता है कि जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? एक प्रश्न बढ़ता है दोस्तों डॉक्ट्रिन, मैं लिख रहा हूं दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध जो है वो किस गवर्नर जनरल से है? तो यहां पर लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका संबंध दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से ही है। तो ये प्रमुख आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए मित्रों? देखो एक बार फटाफट दोस्तों शेयर कर दीजिएगा क्लास को, आपको मजा आ रहा है दोस्तों एक एक प्रश्न को याद करना दोस्तों। मैंने क्या कहा था कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, मैंने कहा था दोस्तों कि पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अच्छे से याद करेगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। एक बार शेयर कर दीजिएगा मित्रों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पुष्पराज ना झुका है ना झुकने देगा। 2023 का पुष्पा कभी नहीं झुकने वाला दोस्तों। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करेगा। 11वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी? तो भारत की दोस्तों पहली जनगणना किस समय की गई थी दोस्तों? भारत में पहली जनगणना किस समय हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी मेयो के समय। ध्यान रखना दोस्तों, देखो अंग्रेज मेयो के समय हुई थी दोस्तों भारत में पहली जनगणना। कब हुई थी पहली जनगणना? 1872 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1872 के अंदर दोस्तों भारत की पहली जनगणना होती है मेयो के समय के, ठीक है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि विश्व में पहली जनगणना कब हुई थी? तो विश्व में पहली जनगणना दोस्तों, विश्व में पहली जो जनगणना है दोस्तों वो स्वीडन के समय हुई थी। विश्व की पहली जनगणना किसके समय हुई थी? तो स्वीडन के समय हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1881 में, ठीक है। 1881 में भारत की 10 की, देखो भारत में 10 के आधार पर जनगणना हुई थी 1881 में, या विश्व की पहली जनगणना हुई थी 1881 में। ध्यान रखेंगे मित्रों, ये 3 प्रश्न यहां पर बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं दोस्तों, भारत में पहली जनगणना किस समय हुई थी? तो मेयो के समय हुई थी। और ध्यान रखना विश्व में पहली जनगणना किसके समय हुई थी? तो स्वीडन के समय विश्व की पहली जनगणना हुई थी। और भारत में 10 के आधार पर जनगणना किसके समय हुई थी? तो रिपन के समय हुई थी। यह भी प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों भारत में जनगणना की बात हुई है तो जनगणना किसका विषय है दोस्तों? 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना मित्रों संघ सूची का विषय है। मित्रों जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है जनगणना। और आपको पूछा जाएगा एक है जनसंख्या, ये जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ वही बने रहे जो एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वाकई में तैयारी कर रहे हैं, जो अपने माता पिता का सपना साकार होते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों सपनों का अगर साकार करना है तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे मैं बात करता हूं आपके सामने। देखो 12वां क्वेश्चन है कि ना अपील ना दलील का कानून का संबंधित है। ना अपील ना दलील का कानून संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये रोलेट एक्ट से संबंधित है मित्रों, रोलेट एक्ट से संबंधित है। मैं इंडियन हिस्ट्री का हलवा बना दूंगा दोस्तों, सिर्फ उसको खाना चाहिए, खाने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी खाने के लिए तैयार हो मित्रों, सभी इनको अच्छे से याद करेंगे। ना अपील ना दलील कानून संबंधित है तो रोलेट एक्ट से संबंधित है। रोलेट एक्ट ये कानून
कानून कब हुआ था? तो 1919 में रोलेक्ट एक्ट ये कानून हुआ था। और ना अपील ना दलील, एक शब्द और जोड़ दिया, ना वकील, ठीक है, ना अपील ना दलील ना वकील का अधिकार था इस कानून में। इसलिए इस कानून को दोस्तों काला कानून कहा गया था मित्रों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि काला कानून किसे कहा गया था? तो काला कानून रोलेक्ट एक्ट को ही कहा गया था मित्रों। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आगे बात करता हूं आपके सामने। 13वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती वेरी इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1945 को मित्रों। देखो 9 अगस्त 1925 को, 25 को दोस्तों, 45 नहीं 25 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। अब देखो ये कहां हुई थी? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर यह घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को। देखो इसी में एक प्रश्न और भी बनता है। देखो चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखो 14वां क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को मित्रों बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। अब क्या लिखा हुआ है भाई? आगे लिख रखा है कि 1905 से लगाकर 1950 तक की घटनाएं। अब दोस्तों देखो यहां पर मैं बताता हूं दोस्तों, मैं एक ही मैं बताता हूं फटाफट दोस्तों। देखिएगा आपको नोट करना अच्छी तरीके से नोट करना है। मैं एक एक को अच्छे से बताऊंगा। 1905 से लगाकर 1950 तक की घटनाओं को बताऊंगा, तो सिर्फ पढ़ने वाले होने चाहिए मित्रों। देखो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों 1905 से। देखो 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था मित्रों। कौन सा विभाजन हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को। मैं बात कर रहा हूं 1905 के बाद में डायरेक्ट 1907 की। 1907 में कौन सा अधिवेशन होता है मित्रों? सूरत अधिवेशन होता है। देखो एक एक प्रश्न को विस्तार से बता रहा हूं, समझना दोस्तों। 1907 में कौन सा अधिवेशन होता है? सूरत अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें क्या होता है? इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल व गरम दल का विभाजन हो जाता है मित्रों। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। लेकिन 1916 में दोस्तों एक अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन। 1916 में एक अधिवेशन होता है लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों नरम दल गरम दल वापस मिल जाते हैं। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी मैंने 1905 और 1907 की प्रमुख घटना बताई है। अब मैं बात करता हूं 1909 की। तो 1909 में होता है दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट का संबंध किससे है? तो मार्ले मिंटो एक्ट का संबंध दोस्तों 1909 से है। 1909 से दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट का संबंध है। देखो प्रश्न पूछा जाएगा कि देखो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी 1909 के अंदर। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई थी मित्रों? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में शुरू हुई थी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी हमने 1905 की बात की भाई, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट। इसके बाद बात करते हैं 1911 की। 1911 में हुआ दोस्तों दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कब लगा था मित्रों? दिल्ली दरबार लगा था मित्रों 1911 में। दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार लगा था। इसमें क्या होता है? पहले राजधानी थी भारत की कलकत्ता, तो कलकत्ता गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। कलकत्ता से दोस्तों दिल्ली जो है वो राजधानी बन जाती है, ठीक है। कलकत्ता को हटाकर दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है 1911 में। यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 1911 के बाद में मैं बात करता हूं मित्रों 9 जनवरी 1915 की। आप सभी को तो पता होगा दोस्तों 9 जनवरी 1915 को दोस्तों महात्मा गांधी जी भाई विदेश गए हुए थे। तो विदेश से वापस भारत में कब लौटते हैं? विदेश से वापस अपने गृह भूमि में कब लौटते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को दोस्तों विदेश से गांधी जी जो है वो भारत में लौटते हैं। इसके बाद 1916 में क्या होता है मित्रों? 1916 में होता है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन। 1916 में कौन सा अधिवेशन होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है दोस्तों, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार। देखो मैं एक एक प्रश्न को लिख रहा हूं, आप भी सुनना और अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करना। मैं सुपर फास्ट क्यों चल रहा हूं, क्यों बता रहा हूं मित्रों? क्लास बहुत बड़ी होगी। मैंने क्या बताया कि भी इसी क्लास में इतिहास का चोपड़ा साफ है, हिस्ट्री का चोपड़ा साफ है, इसलिए दोस्तों विस्तार से मैं बता रहा हूं। देखिएगा 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार ने दोस्तों इस लखनऊ अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता
अध्यक्षता की थी। मित्रों मैं बात कर रहा हूं 1917 की। 1916 में तो हमारा हो गया लखनऊ अधिवेशन और 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह कब होता है मित्रों? उत्तर बिहार के चंपारण जिले में दोस्तों होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर। इसके बाद 1919 की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है पंजाब के अमृतसर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 के बाद 1919 में बात करते हैं तो मांटेयू चेम्सफोर्ड अधिवेशन, मांटेयू चेम्सफोर्ड अधिवेशन कब होता है मित्रों? मांटेयू चेम्सफोर्ड अधिवेशन 1919। इसके अलावा रोलेट एक्ट का संबंध भी 1919 से भी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके अलावा मांटेयू चेम्सफोर्ड अधिवेशन और रोलेट एक्ट, इन तीनों का संबंध 1919 से है। ये भी मित्रों अच्छे से याद करेंगे। आ रही बात सभी के समझ में? मेरे साथ दोस्तों अच्छे से जुड़े हुए हैं प्रिय मित्रों, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, तभी आपका बेड़ा पार होगा मित्रों। ठीक है, तभी आपका बेड़ा पार होगा। तो इन क्वेश्चन को सभी को अच्छे से याद करेंगे मित्रों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से याद करेंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा दोस्तों, नहीं तो बेड़ा पार नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, कब कहां तक हो गया हमारा? 1917 हो गया, 1919 हो गया। ठीक है, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहां तक हो गया 1917 तक। इसके बाद में आगे यदि बात करता हूं दोस्तों 1917 के आगे मैं बात करता हूं तो आगे जैसे मैं बात कर लेता हूं भाई 1919 हो गया। 1919 के बाद में 1920 में 1920 में कौन सा आंदोलन होता है? असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग ना देना, असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। मित्रों आगे मैं बात करता हूं 1923 की। 1923 की बात करते हैं तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है मित्रों? तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 के अंदर। इसके बाद में बात करता हूं 1924 की। 1924 में दोस्तों एक अधिवेशन होता है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कब होता है मित्रों? बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। मित्रों एक बार अच्छे से याद करेंगे, बेलगांव अधिवेशन कब होता है? बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में और इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे मैं बात करता हूं 1924 के बाद में 1925 की। 1925 में दोस्तों काकोरी ट्रेन, ठीक है, काकोरी ट्रेन का संबंध किससे है? 1925 से है। ठीक है, और इसमें सरोजिनी नायडू जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता, ठीक है, काकोरी ट्रेन और 1925 में सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता करती है कानपुर अधिवेशन में 1925 में, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 1927 की बात करते हैं तो 1927 में आता है साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 1927 में तो गठन होता है और 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचता है। मित्रों जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करना है। देखो 3 फरवरी 1928 को जब ये कमीशन, साइमन कमीशन, मित्रों देखो साइमन कमीशन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? साइमन कमीशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में और 1928 में कमीशन भारत पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन पहुंचा मुंबई तो इसका घोर तरीके से विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाते हैं तो फिर बाद में 1 महीने बाद मृत्यु हो जाती है। तो देखिएगा साइमन कमीशन का विरोध आखिर भारतीय लोगों ने क्यों किया? क्योंकि दोस्तों इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य होते थे लेकिन इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए इस कमीशन का भारतीय लोगों ने घोर तरीके से विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो 1950, हाँ आगे बात कर लेते हैं भाई। 1927 तक की बात हो गई। इसके बाद में आगे बात करता हूं 1928 में और पहुंचता 1% और बढ़ता है दोस्तों। देखो 1928 में इसके अलावा एक नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट का भाई 1928 में 1928 की नेहरू रिपोर्ट है। मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी यह रिपोर्ट 1928 के अंदर, यह भी ध्यान रखना है। 1928 के बाद में बात करता हूं 1929 की। 1929 में कौन सा अधिवेशन होता है मित्रों? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है और पूर्ण स्वराज्य की इसमें मांग करते हैं और इसके जो अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, तो 1929 हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूं 1930, यानी 12 मार्च 1930 को दोस्तों दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को दोस्तों दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब? 12 मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध 1930 से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है? 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध है। इसके बाद 1931 की बात करते हैं, तो 1931 में दोस्तों देखो, एक तो होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन मित्रों ध्यान रखेंगे, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब होता है भाई? 1931 में। भगत सिंह को फांसी दी गई मित्रों 1931 में। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है मित्रों? 5 मार्च 1931 को। और 1932 में होता है दोस्तों पूना पैक्ट, पूना समझौता। पूना समझौता कब होता है मित्रों? पूना पैक्ट, पूना समझौता। तो ध्यान रखेंगे, पूना एक्ट, पूना समझौता हुआ था 1932 के अंदर, ठीक है, पूना समझौता। इसके बाद 1932 के बाद मैं बात करता हूं 1935 की। 1935 में क्या होता है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब लागू होता है? 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में। 1935 से डायरेक्ट चलते हैं भाई 1940 में। 1940 में किसकी शुरुआत हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1940 में। अगस्त प्रस्ताव भी लाया गया था इसमें, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहां पर देखो मैं बोल रहा हूं, सुनना आप दोस्तों, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1940 में। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? ब्रह्मादत्त। ये पर्सन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, अच्छे से याद करो दोस्तों। 1940 के बाद में डायरेक्ट चलते हैं भाई 1942 में। 1942 में कौन आता है भाई? भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942। तो 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन भारत, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। मैंने क्या बोला दोस्तों? इस क्लास को देख के चले जाना। एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर मुझे कहना। इंडिया जीके प्लस इंडिया हिस्ट्री, ठीक है, इंडिया हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इंडियन ज्योग्राफी का भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इंडियन हिस्ट्री मेरे से पढ़ के चले जाना दोस्तों, फिर कह देना कि मेरे गलत हो गया सवाल, ठीक है। फिर नहीं कहोगे दोस्तों आप, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मैं तैयारी आपकी जबरदस्त तरीके से करवा रहा हूं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं 1946 पर। 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में आते हैं संविधान का निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए, ठीक है। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ। इसके बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है मित्रों? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है। देखो कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1942 को कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और फिर बाद में दोस्तों क्या होता है? 13 दिसंबर की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस, उद्देश्य प्रस्ताव, देखो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके समक्ष पेश करते हैं दोस्तों? संविधान सभा के समक्ष। और संविधान सभा में चर्चा होती है इस उद्देश्य प्रस्ताव की, और चर्चा होने के बाद इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पास कर दिया जाता है, जिसे हम प्रस्तावना नाम देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसने पेश किया था संविधान सभा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यह प्रश्न आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं दोस्तों, 1946 भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखो अगला 1946 के बाद में डायरेक्ट 1947 की बात कर लेते हैं। 1947 की बात करता हूं। 18 जुलाई 1947 की बात है। 18 जुलाई 1947 में दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम का संबंध 18 जुलाई 1947 से है, स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को, 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश
आजाद हो गया। भारत आजाद कब हुआ मित्रों? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। 1947 की बात, 1947 के बाद में डायरेक्ट बात करते हैं 1949 की। 26 नवंबर 1949 को मित्रों, 26 नवंबर 1949 को हमारा देश क्या संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर कब तैयार हुआ मित्रों? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। दोस्तों खूब मेहनत की आपके लिए, ठीक है, विस्तार से आपको समझाया। 1905 से लगाकर 1950 तक की घटनाक्रम को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक बार कमेंट करो मित्रों, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार सभी कमेंट करिएगा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों अच्छे से मजा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ के चले जाओ क्लास को और जाके दूसरे वीडियो में आप जहां कहीं भी लाइव चल रहे हो वहां कमेंट करो और बातें करो। दोस्तों यही सफलता का राज है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या आएगा समझ में, ठीक है। दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़िएगा। दोस्तों समय के अभाव में आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, समय हमारे पास बहुत कम है। हमारी यहां तक की बात हो गई। अब मैं दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो स्टार्ट करते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन आ गया मित्रों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने क्या करवाया भाई, 1905 से 1950 तक की घटना को अच्छे से समझाया। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो ध्यान रखेंगे प्यारे मित्रों, स्वराज पार्टी की क्या पूछी, यहां पर स्थापना पूछी है। देखो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। कौन करते हैं? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखो। आगे बात कर रहा हूं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक पूछा है तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी दोस्तों अकबर सेकंड से दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। चलो आगे बात कर रहा हूं अगले क्वेश्चन को। तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? ये तंबाकू की खेती दोस्तों धूम्रपान, बताओ तो इस खेती जो है तंबाकू की, ये भारत को किसने सिखाई थी? तो ये सिखाई थी मित्रों पुर्तगाल ने। पुर्तगाल साले तंबाकू की खेती सिखा के चला गया, लेकिन पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, लंबे समय तक याद करेगा तुझे। पुर्तगाल वासियों ने दोस्तों तंबाकू की खेती भारत के लोगों को सिखाकर चले गए। ध्यान रखेंगे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय देश कौन सा है? भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यूरोपीय देश है पुर्तगाल। ध्यान रखेंगे तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई थी? तो पुर्तगाल ने दोस्तों भारत ने यानी तंबाकू की खेती सिखाई थी। भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे दोस्तों पुर्तगाल, ठीक है। और पुर्तगाल का जो केंद्र बिंदु था, भारत केंद्र, वो था गोवा दोस्तों जो है पुर्तगाल वासियों का प्रमुख क्या था? केंद्र बिंदु था। बात आगे आपको अच्छे से समझ में। सबसे पहले पूछा जाएगा कि पुर्तगाल तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई थी? तो तंबाकू की खेती भारत ने सिखाई थी दोस्तों पुर्तगाल ने। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? मित्रों नोट करना, रिपन को दोस्तों स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को कहते हैं। ध्यान रखना, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद मैं यहीं पर बात करता हूं। स्थानीय स्वशासन आ गया तो चलो बात कर लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस समिति के तहत भारत में लागू की गई थी? आपने सुना होगा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। देखो
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस समिति के तहत भारत में लागू की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले का एक गांव था बगदरी गांव दोस्तों, उसके तहत दोस्तों ध्यान रखना त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो पंचायत समिति, त्रिस्तरीय व्यवस्था किस समिति के तहत भारत में लागू की गई थी? तो पंचायत अपने बलवंत राय मेहता समिति के तहत 2 अक्टूबर 1959 को। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखना। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन हो गए? लॉर्ड रिपन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बताओ दोस्तों, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने बताया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कलायू था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कलायू। यहां पर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। कब होता है? 1764 में। देखो दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, इस तरीके से ये थे, और अंग्रेजी सेना का वहां पर नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो। इनके बीच हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है 1765 के अंदर। वो संधि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है इलाहाबाद संधि। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद संधि हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, इलाहाबाद संधि हुई थी 1765 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इलाहाबाद संधि हुई थी उस समय दोस्तों। अंग्रेज अधिकारी था कलायू, ये कलायू भी आता है और संधि करवाता है। 1765 में हुई थी दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दीनबंधु मित्र। हेलो भाई, देखो दीनबंधु मित्र, ये क्या थे? नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक थी नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र नील दर्पण के क्या थे? लेखक थे। चलो, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। नाम सुना होगा आपने, ज्योतिबा फुले ने मित्रों क्या किया था? ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले का जन्म कब होता है? 11 अप्रैल को, ये याद रखना है। ज्योतिबा फुले का संबंध महाराष्ट्र में की थी दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहां की थी ज्योतिबा फुले ने? तो महाराष्ट्र में। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिबा फुले की है मित्रों। ठीक है, और बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, और बता देते भाई, अगला और बताना पड़ेगा या अगला क्वेश्चन हमने लिया भाई, क्वेश्चन लिया है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक है दयानंद सरस्वती दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के क्या है? लेखक हैं। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को की थी। 28 दिसंबर नहीं होगा, 1885 आपको ध्यान रखना है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो दयानंद सरस्वती ने चलाया था। और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मित्रों? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो की थी दोस्तों 1924 में अधिवेशन हुआ था। 1924 कांग्रेस का 1924 में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक के अंदर। ठीक है, बेलगांव कर्नाटक के अंदर दोस्तों 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी जी। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं दोस्तों बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लोहे पुरुष कहा जाता है। देखो, राजस्थान का लोहे पुरुष किसे कहते हैं? राजस्थान का लोहे पुरुष कहते हैं दामोदर लाल व्यास को। भारत का लोहे पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सभी प्रश्न को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है?
भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है मित्रों बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को मित्रों क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। ध्यान रखना, इनकी दो पत्रिका है, एक तो केसरी पत्रिका, एक मराठा पत्रिका। केसरी पत्रिका और मराठा पत्रिका किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखना। चलो, भारतीय उपद्रव के पिता किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं मित्रों? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच। देखो, अभी देखा था हमने क्वेश्चन वुड डिस्पैच को दोस्तों आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, ये 1854 में आए थे, डलहौजी के समय आए थे वुड डिस्पैच। इन्हें आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैंने क्या बोला मित्रों? मेरे साथ वही बने रहना जो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो जुड़िएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा कम समय के अंदर। वैसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों, इनमें से 100% 100% आएंगे दोस्तों। आप देख लेना, एग्जाम देने के बाद इस क्लास में से पेपर मिला लेना, मिल जाएगा दोस्तों आपको इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आर.सी. दत्तल। ये आर.सी. दत्तल दोस्तों द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कौन है? लेखक हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनका पूरा नाम है जैसे रामेश चंद्र दत्तल, ये इनका पूरा नाम हो गया। तो ये जो है प्रमुख क्या है? द इकोनॉमी ऑफ इंडिया हिस्ट्री के क्या है? लेखक हैं। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है? तो ये मौलाना आजाद की है मित्रों। मौलाना आजाद की पुस्तक है। मौलाना आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस आजादी पुस्तक किसकी है? मौलाना आजाद की। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है मित्रों? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद, और इनकी पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हंटर आयोग का संबंध किससे है? हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड मैं यहां पर लिख रहा हूं मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। 1919 में जनरल डायर उस सभा में प्रवेश करता है, सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश देता है। गोलियां चलती है डिशुंग डिशुंग डिशुंग। तो इस प्रकार से 1000 लोग मारे जाते हैं सरकार के अनुसार। वैसे टोटल 1500 लोग मारे जाते हैं, वैसे अलग अलग बुकों में अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, तो हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से दोस्तों। हंटर आयोग आता है और जनरल जो डायर था, जनरल डायर इसको निर्दोष घोषित कर देता है मित्रों। देखो, जनरल डायर आता है और जनरल डायर को हंटर आयोग जो है वो निर्दोष घोषित कर देता है। मुझे तो ये बेकार का आयोग लगा दोस्तों, बेकार का आयोग है साला। जनरल डायर गोली चलाता है दोस्तों जलियांवाला बाग में, अपने सिपाहियों को आदेश देता है, और हंटर आयोग कहता है जनरल डायर ये तो निर्दोष हैं। ठीक है, तो ये मुझे बेकार का आयोग लगा दोस्तों, बहुत ही गलत आयोग है ये। देखो, संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? तो संवाद कौमुदी अखबार का संबंध है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय मित्रों, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी अखबार से इनका संबंध है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है मित्रों? खान अब्दुल गफ्फार खान। मित्रों, नाम सुना होगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान का। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से है। आर्य बात समझ में दोस्तों ध्यान रखना, एक प्रश्न और पूछा जाता है, खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? तो खुदाई खिदमतगार का संबंध भी दोस्तों इससे ही है भाई। किससे? लाल कुर्ती दल से। तो ये ध्यान रखना है, लाल कुर्ती दल का संबंध
खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार, इनका संबंध भी लाल कुर्ती दल से ही है। नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक, अभी तो देखा था बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हो गए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, बताओ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी मित्रों? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? आपको पता होगा, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों, अंग्रेज था सैंडर्स, इस सैंडर्स की हत्या कर देता है दोस्तों, सैंडर्स की हत्या कर देता है कि भाई तू चलो जा ऊपर, निःशुल्क की गोली मार दे। सैंडर्स की हत्या कर देता दोस्तों, हत्या कर देते हैं भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव। इसलिए दोस्तों इनको फांसी होती है। फांसी कब होती है? 1931 में। ध्यान रखना, 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी होती है दोस्तों, फांसी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च 1931 को। इनसे पहले देखो, 23 मार्च 1931 से पहले 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बताते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध लिटन से है। किससे है मित्रों? लिटन से, लिटन से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम दुर्ग, फोर्ट विलियम दुर्ग बनाया गया था मित्रों, फोर्ट विलियम दुर्ग। यह भी आपको ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, किस ग्रंथ में संकलित है दोस्तों? आनंद मठ, एक ग्रंथ था दोस्तों आनंद मठ, मैंने लाइव में भी कई बार करवाया है। आनंद मठ ग्रंथ में दोस्तों, आनंद मठ, आनंद मठ ये ग्रंथ है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये जो है आनंद मठ ग्रंथ में संकलित है। देखो दोस्तों, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना है। वंदे मातरम, इस गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और एक प्रश्न बनता है दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार 2 मिनट रुकिएगा, मैं सोच रहा हूं। ठीक है, एक अधिवेशन था दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा मित्रों, 1896 में एक अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में एक अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में इस वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया था दोस्तों, पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया था, और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और यह आनंद मठ ग्रंथ में संकलित है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साला पुष्पा राज झुकेगा तो नहीं, साला पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा कि सभी का सिलेक्शन दिलवा देगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है मित्रों? प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों प्रार्थना समाज के कौन है? संस्थापक हैं। नेक्स्ट, चोरी घटना, चोरी घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को। यूपी का एक जिला है गोरखपुर, गोरखपुर में दोस्तों चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। 1922 में गोरखपुर में चोरा घटना हुई थी। मैं बताता हूँ कैसे हुई। देखो दोस्तों, 1920 में एक आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग ना करना। 1920 में आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन। इसमें गांधी जी जो है केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा देते हैं। फिर बाद में होता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा घटना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी दोस्तों। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के कौन है? लेखक हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी मित्रों? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? कौन सा अधिवेशन था दोस्तों कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी?
1929 का अधिवेशन है, कौन सा? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता है। चलो भाइयों, चलो 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 मेरे भाइयों और बहनों, देखो पढ़ना है तो सब क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा मित्रों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? लगा दो आग सीने में, कहानी उसे कहते हैं। लगा दो आग सीने में, कहानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, ठीक है, छीन लो सिलेक्शन, तभी तो होगा मजा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 का हुआ था, 5 मार्च 1931 को। लगा दो आग सीने में, कहानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। ऐसा कुछ भाई गौरव सरों का डायलॉग है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इनके 1932 में, इनके बाद जैसे 1931 में गांधी इरविन समझौता हो गया और 1932 में होता है पूना पैक्ट, पूना समझौता। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। नेक्स्ट, दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। यह दांडी यात्रा कब पूर्ण होती है? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हो जाती है। आ रही बात सभी के समझ में? बिल्कुल आ रही है माँ के समझ में। चलो आगे देखते हैं। माँ तेरे हर आंसू हर पसीने को एक मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख देख करके दिखाऊंगा। मेरे सामने बहुत सारे विकल्प आएंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन मंजिल तक जाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, ठीक है। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर का संबंध है। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर का संबंध दोस्तों किससे है? तो पुदुचेरी। हाँ, पुदुचेरी से दोस्तों विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर का संबंध है। मैंने क्या कहा था मित्रों? प्रश्न को याद करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है मित्रों? एनी विसेंट की है, हमने देखा था। एनी विसेंट की कॉमनवेल्थ पत्रिका है। चलो 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 चलो, एक प्रश्न और बने भाई कमें, एक प्रश्न यहां पर बनता है। देखो, एनी विसेंट और इनके साथ एक और था दोस्तों, एनी विसेंट ही थे। एनी विसेंट ने दोस्तों वो होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है, एक आंदोलन चला था 1916 के अंदर, और इस आंदोलन का विलय किया था इन्होंने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, होम रूल लीग मूवमेंट, इस आंदोलन का भी 1916 में होता है, होम रूल लीग मूवमेंट, और इसका विलय किया था एनी विसेंट ने। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी विसेंट की है। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? डफरिन। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को व्यामेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना होती है। एक अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना करता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है मित्रों बंबई में, ठीक है। आ रही बात समझ में सभी के? तो किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो डफरिन, ये थे उस समय वायसराय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय की दोस्तों मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अरे 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा। कंठी पे मोर बोले मन याद कोने होवे, लेकिन याद करना पड़ेगा दोस्तों, अच्छे से समझना पड़ेगा। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड, देखो थोड़ा नाम अजीब है, रेमजे मैकडोनाल्ड,
1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है। हाँ, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड, ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। क्या बात करते हो मित्रों, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक, देखो सुनो, ब्लू वाटर क्या पूछा है, ब्लू वाटर पूछा है, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रांसिसर डी अल्मेडा। फ्रांसिसर डी अल्मेडा नाम सुना होगा आपने, फ्रांसिसर डी अल्मेडा जो पुर्तगाल से थे। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? तो फ्रांसिसर डी अल्मेडा ने दिया था मित्रों, ध्यान रखना, जो पुर्तगाल से थे। साला पुर्तगाल को नाम आवे तो मैंने गुस्सो गणो आवे, क्या आवे भाई थने गुस्सो? देखो पुर्तगाल ने क्या किया था, देखो गोथिक कला, प्रिंटिस प्रेस और तंबाकू की खेती हमारे भारतीय लोगों को सिखा के चले गए। ठीक है, गोथिक कला, तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला और तंबाकू की खेती, ये पुर्तगाली जो लोग हैं ये भारत वाले लोगों को सिखा के चले गए। साले सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में चले जाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद संधि होती है। कब होता है बक्सर का युद्ध? 1764 में होता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। अरे भाई याद है मैंने तो, गजब यार, ये तेरे को याद करना दोस्तों। इलाहाबाद संधि 1765 में होती है बक्सर के युद्ध के बाद। और यार गजब गजब याद है, गजब याद है, तभी तो याद है दोस्तों। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि की थी 1798 में। फिर बाद में मैसूर के साथ करता भाई, मैसूर के साथ संधि की थी, मैसूर के साथ 1799 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलो मित्रों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवध में कुशासन या कुप्रशासन किस रिपोर्ट के आधार पर तय करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? तो एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, आउटरम की रिपोर्ट नीति। इसके तहत दोस्तों अवध रियासत का जो है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, विलय कर दिया जाता है अवध। ठीक है, उस समय डलहौजी थे, डलहौजी लगा देता है भाई कुप्रशासन का आरोप। ठीक है, देखो डलहौजी ने क्या किया भाई, कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध रियासत को हड़प लेता है और सतारा को भी हड़प लेता है। सतारा जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, सतारा रियासत 1848 ईस्वी में, 1848 में इसको भी हड़प लेता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है डलहौजी। इसके बाद झांसी बची हुई थी, झांसी यूपी के अंदर है झांसी, तो इस झांसी को भी दोस्तों क्या है, झांसी को भी गोद निषेध प्रथा के तहत इसको भी हड़पा लेता है भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहली विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया? पहली विधि आयोग किसके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है? पहली विधि आयोग किसके अध्यक्षता में अब क्वेश्चन कितने हैं सर? अरे भाई क्वेश्चन की तुम क्यों चिंता लेवे, क्वेश्चन तो बहुत है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, जितने याद होते हैं तो याद कर लेना। आप तो मेरी इस क्लास को देख के चले जाना और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। पहली विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था दोस्तों? तो मैकाले की अध्यक्षता में पहली विधि आयोग किया, मैकाले की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, पहली विधि आयोग का। ठीक है, पहले विधि आयोग, पहले लिखा हुआ है पहले विधि आयोग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय किसके समय? ये विलियम बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग के समय दोस्तों पहले विधि आयोग का गठन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मैकाले। ठीक है, अध्यक्षता में हुआ था मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकोफ इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, और एक दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है भाई? 1878 में। वो भी ध्यान रखना दोस्तों, लिपन के समय आता है, लिटन के समय। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक है रिपन। कौन है मित्रों? रिपन। कौन है मित्रों? रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक है रिपन। आ रही बात समझ में सभी की? चलो भाई समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो डफरिन के समय हुई थी।
कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके अध्यक्षता में होती है? व्यामेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होती है। अंग्रेज कौन था? एलन ऑक्टेवियन होम करता है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय किस वायसराय के समय हुई थी? तो डफरिन के वायसराय के समय हुई थी। और डफरिन जो है वो कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। देखो कांग्रेस जो है वो डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ये भी ध्यान रखना। कांग्रेस किसकी उपज है? डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन कब हुआ था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था 1904 में। किसके समय हुआ था इसका गठन? करजन के समय हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग ना करना। मतलब है असहयोग आंदोलन का कि भाई अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना। इसके समय वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड। दोस्तों मुझे पता है दोस्तों, मेरे साथ पढ़ने वाले ही रुकते हैं, क्योंकि मैं किसी के साथ यहाँ पर बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको बातें नहीं करवाना, मेरा उद्देश्य है एक एक चीज़ को अच्छे से करवाना। और ये प्रश्न अगर आपने कर लिए, मुझे मेहनत लगी दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो इंडियन हिस्ट्री का चौपड़ा साहब याद करके चले जाना। आपको अच्छी तरीके से नाका लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो दोस्त भटकते हैं ना भाई, थोड़ा सा इस चैनल पर बात की, ये तो लाइव नहीं चल रहा है, ये तो अपने बात नहीं कर रहे हैं भाई, बात कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ उसको छोड़ो भाई, छोड़ के चले जाते हैं। वो उनको मतलब ही नहीं है पढ़ने से, फिर बाद में पछताएंगे कि भाई अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता दोस्तों। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा कब। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना है, काम आज करना तो आज ही करना। आप चाहते हो तो देखो, आप सभी क्वेश्चन को नोट करना है दोस्तों कॉपी के अंदर, और उनको याद करना आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसलिए दोस्तों मेहनत करो, हर एक संकट का हल होगा। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। कौन थे मित्रों? चेम्सफोर्ड। चलो मित्रों आगे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन, ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई देखो, एक ये प्रश्न पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा तो हो गया, इसके समय जो है कौन थे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय इरविन थे, ठीक है। और एक प्रश्न है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे इरविन, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका संबंध 1930 से है, ठीक है। और असहयोग आंदोलन का संबंध 1920 से है। भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध 1942 से है, ये ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा मित्र, रॉबर्टसन आयोग दोस्तों, रॉबर्टसन आयोग, ध्यान रखना। रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। तो ये हमारे प्रमुख क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हमारे 63 क्वेश्चन थे। मैंने इतने क्वेश्चन बोले एक साथ कि मारा पूरा गड़ो बैठ गयो। अब आगे मैं थाने और क्वेश्चन करवाऊला, जो कुछ क्वेश्चन है इंडिया जीके के। एक बार फटाफट हम क्या करते हैं दोस्तों, पीछे चलते हैं मित्रों, पीछे साला अच्छे से देखेंगे। हाँ भाई कहाँ चला गया, देखो मैं यहाँ पर आता हूँ भाई, पाछा पीछे चलता हूँ। कुछ क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई आप भी करते रहना मुझे, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है मित्रों? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। मित्रों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? शिक्षक दिवस
तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है मित्रों। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। वाह यार, कई गजब समझाए रहे, मस्त, माना तो मजो आ रहे, समझ में आ रहे मान सबके। चलो आंसर भी देता रहो फटाफट। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? जलीय जीव। गंगा डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, मगरमच्छ या घड़ियाल? तो मित्रों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव था गोंगे डॉल्फिन। इसका ए राइट हो जाएगा मित्रों। चलो मित्रों आगे बात कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। देखो प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान कहां पर हुआ था मेरे प्यारे मित्रों? खम्मा खम्मा वो मारे रोणे जेरा धनिया, थाने तो दावे आंखों मारवाड़ वो, आंखों गुजेरा डबो, अजमाल जीरा कवरा। तो मित्रों पिताजी का नाम है अजमल जी, ठीक है। देखो प्रश्न पूछा कि प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान बताओ। तो प्रसिद्ध रामदेव जी का जन्म स्थान है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर का उडू काश्मीर गांव था, शिव तहसील थी, वहां पर बाड़मेर में दोस्तों बाबा रामदेव जी का क्या होता है? जन्म होता है दोस्तों, ठीक है। रूणेचरा धणी के नाम से जानते हैं, रूणेचरा धणी, रूणेचरा धणी कहते हैं। इसके अलावा रामसा पीर कहते हैं, और नीले घोड़े वाला बाबा कहते हैं। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, नीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को कहते हैं। वाह यार माना तो गजब समझा रहे होते, तो मज़ो आ गयो, वास्तव में मज़ो आ गयो, बिल्कुल मज़ो आ गयो दोस्तों। थाने सबने मज़ो आ गयो, मने पतो है, मने मज़ो आ गयो, थाने क्यों मज़ो नहीं आए भाई? मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने खुद ने मज़ो आ रही है। महात्मा गांधी किस प्रदेश के रहने वाले थे मित्रों? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो सबने पत्तो है, गुजरात के रहने वाले थे महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी हैं। चलो भाई चलो 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 चलो। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है प्रधान। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। वाह यार गजब। जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख, और पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान, और ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच। वाह यार भाई गजब। नेक्स्ट, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला? बताओ पुष्पराज झुकेगा या नहीं झुकेगा? बता दो दोस्तों। नहीं झुकेगा? नहीं झुकेगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कुश्ती नहीं है, हॉकी नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, बास्केटबॉल नहीं है। अरे भाई तब क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है मित्रों। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। वाह 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 क्या बात है। हाँ, सांबर झील का निर्माण किसने किया था? सांबर झील का निर्माण बताओ। नरदेव चौहान, विजयराज चौहान, वासुदेव चौहान या अरुणराज चौहान? तो सांबर झील का निर्माण किसने किया था? वासुदेव चौहान ने। कब किया था मित्रों? 551 नहीं भाई गलत, 551। तो सांबर के चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। सांबर झील का निर्माण किसने किया? तो वासुदेव चौहान। कब किया था मुझे कमेंट में बता देना भाई, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो 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 चलो। किस शिलालेख में मिलता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वासुदेव बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत में राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बिनोटा से क्या तात्पर्य है मित्रों? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को कहते हैं बिनोटा। ध्यान रखना, दूल्हा और दुल्हा जूतियां जो पहने वे जूतियां ने क्या है? बिनोटा। चोरी चोरी हादसा कब हुआ था? विस्तार से पढ़ा था, अच्छे से बताओ भाई। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी घटना होती है। नेक्स्ट,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मित्रों? अभी हमने पढ़ा था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की थी। उस सभा में जनरल डायर ने सभा में प्रवेश कर दिया, वो प्रवेश किया और अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोलियां तब तक चलती रही जब तक कारतूस समाप्त नहीं हुए। तो इस प्रकार सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 मानी जाती है। कांग्रेस के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 मानी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। वाह यार, वाह वाह। चलो, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जाया है। बताओ कितने समय में गाया जाता है दोस्तों? कितने समय में ये पूरा गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है दोस्तों। 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान। ठीक है, ध्यान रखना। देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। राजस्थान, पाबू जी का थान, सब थान राजस्थान में है। तेजा जी का थान, गोगा जी का थान, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। जो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वाह यार, वाह वाह। राजस्थान का क्षेत्रफल मील में कितना है? मील में 132,140 वर्ग मील। यह राजस्थान का क्षेत्रफल मील में है दोस्तों, ध्यान रखना। 3,42,239 ये तो क्षेत्रफल हो गया। मील में पूछे, वर्ग किलोमीटर में तो ये हो गया। मील में पूछे तो 132 से 140 वर्ग मील ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया मील में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। अकबर अकबर अकबर। ठीक है, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी मित्रों? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। तब 1922 में राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसके नेतृत्व में की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। धोलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब होती है? 1952 में होती है। अमलानंद घोष करता है। और वाह यार, वही गजब याद है थाने तो। हाँ यार, ये तरीका थाने भी याद होना साहब। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का शक्तिशाली शासक कौन है? अशोक है। मौर्य वंश में कितने मेन शासक हुए, कितने मान शासक हुए, कितने प्रॉपर 3 मेन शासक हुए दोस्तों? कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य को टाबरियो बिंदुसार, बिंदुसार को टाबरियो अशोक। 3 शासक होते हैं, मेन शासक, जो ध्यान रखना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है, चलो चलो चलो, वाह यार क्या बात है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कल्याण राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। चलो चलो, पृथ्वीराज विजय जयनक की है। 16 महाजनपदों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस है भाई? मगध। मगध में दोस्तों 16 महाजनपद थे। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अस्य, कवंती, गांधार, कंबोज। काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अस्य, कवंती, गांधार, कंबोज। 16 महाजनपद थे। काशी के वाराणसी, कुरु के इंद्रप्रस्थ, अंग के चंपा, मगध की राजगृह गिरिवर्त, इस तरीके से राजधानी थी। मगध की वर्तमान राजधानी पाटलिपुत्र है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ है अगुत्र निकाय। अगुत्र निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। वाह यार, गजब। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर। अरे बाबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 में की थी। किसने की थी? 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों, नींद आने लग गई, लेकिन मैं नींद में पढ़ा रहा हूं आपको। राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी 1832 में। वाह यार, गजब। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट,
निम्न में से कोयले के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कोयले के 4 प्रकार हो गए। सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है? सर्वाधिक अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस, सॉरी पीट। पीट घटिया किस्म का है। ऊंट की खाल पर सोने चांदी का काम किया जाता है, ये कौन सी कला है? ये उस्ता कला है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। का ये है? ले कतनी चारों पाड़े निकाल दे टपोरी, एक पाड़े बाड़ दूसरे पाड़े टकलो, ठीक है, आ है उस्ता कला। ऊंट की खाल पर सोने चांदी का काम किया जाता है, ये कौन सी कला है? तो उस्ता कला है, ठीक है। ले कतनी और एक तरफ टकलो निकाल दे और एक तरफ पर बाल बाल खड़े रहते हैं, ये उस्ता कला दोस्तों ऊंट पर लागू होती थी। वर्तमान समय में हमारे दोस्त, ठीक है, लागू कर रहे हैं अपने शरीर पर, अपने सिर पर कर रहे हैं, सिर पर। नेक्स्ट, मथुरण कला का संबंध बीकानेर से है। उस्ता कला का संबंध बीकानेर से है। पिछवाई कला राजसमंद की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाई कला। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। वाह यार, गजब यार। ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहा जाता है? ब्लू पोट्री के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के जादूगर कहा जाता है। तो बताओ मित्रों, खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? खड़ताल का जादूगर कहते हैं सदीक खां मांगणियार को। सदीक खां मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहते हैं। और ब्लू पोट्री का जादूगर है कृपाल सिंह शेखावत। नगाड़े का जादूगर है रामकिशन सोलंकी। यहां पर सी हो जाएगा राइट। चलो, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? भाई सबको पता है, क्लाइव ने किया था, अभी हमने पढ़ा था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। वाह यार, गजब 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 गजब। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे क्लाइव। और गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग। और 18 शतम क्रांति के समय वायसराय कौन थे? कैनिंग। वाह यार, गजब यार। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां चलती है? गंगानगर में चलती हैं। जैसलमेर अकेशे सिक्के प्रसिद्ध है तेरे। राजस्थान में गलियों का शहर है। अंडमान निकोबार है, म्यूजियम सिटी है, स्वर्ण नगरी है, हवेली और जेरोको का नगर है। पश्चिमी दिशा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। तेरा क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो पीवड़ा साहब यहाँ पर है जैसलमेर जिले में। बड़ी घास, सेवण घास यहाँ पर है। चांदन नलकूप जैसलमेर के अंदर है, जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। जैसलमेर तुझे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। तेरा क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर रेगिस्तान का गुलाब है। तू न्यूनतम पशु संख्या वाला जिला जैसलमेर, ठीक है। वाह यार, गजब। चलो आगे बात करते हैं। इसका राइट आंसर झालावाड़ हो जाएगा। सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सर्विस का जनक किसे कहते हैं? सिविल सर्विस का जनक कर्णविलास को। और वाह यार, पुलिस का जनक भी इसे कहते हैं। हाँ भाई, और इस्तेमारी बंदोबस्त लागू इन्होंने किया था, बिल्कुल किया था। चलो क्या बात है। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन में भारत के वायसराय कौन थे भाई? कौन थे? कर्जन। भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी। संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। वाह यार, क्या बात है। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। गजब यार। ना अपील, ना दलील, ना वकील का संबंध किससे है? रोलेक्ट एक्ट से है भाई। रोलेक्ट एक्ट से, काला कानून जिसे कहा गया 1919 में होता है। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखना दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त जो है व्यवस्था किसके समय आरंभ की गई थी? तो स्थायी व्यवस्था जो बंदोबस्त है दोस्तों, कर्णविलास के समय आरंभ की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो रैयतवाड़ी तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, रैयतवाड़ी रीड मुनरो। और अपने महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी थे, इनके समय जो है वो आरंभ की गई थी। नेक्स्ट हमीर महाकाव्य रचना किसकी है? हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूर्य की है। चलो क्या बात है। सामन कमीशन भारत 1927 में आता है। 1927 में इसका गठन हुआ था। 1928 में आता है भारत। दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। फटाफट आगे देखते हैं।
आगे देखो, राजस्थान में भीलों का चितेरा, राजस्थान में भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, राजस्थान में भैंसों का चितेरा परमानंद चोइल, राजस्थान में नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत, राजस्थान में स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया। वाह यार गजब। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। अरे वाह 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 वाह। वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। वाह। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं राजा राममोहन राय को। वाह वाह गजब यार। राजस्थान का हरिद्वार मात्रकुंड या चित्तौड़गढ़। राजस्थान में नवाबों का शहर टोंक जिला। राजस्थान में स्तंभों का वन मंदिर रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली के अंदर है। राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना है? गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। वागड़ की बहन मणिबेन पांड्या। वाह यार गजब। कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़प लिया? अवध रियासत को हड़प लिया। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो नर्तकी की मूर्ति। निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? पतंजलि योग के प्रणेता हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किस सभ्यता को पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो बागोर सभ्यता को पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं मित्रों। हाँ भाई, गणेश सभ्यता नीम का थाना सीकर जिले में है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के जन्य कहते हैं। ताम्रवती नगरी कहते हैं। 8 सभ्यता को बागोर सभ्यता। दोस्तों बागोर सभ्यता अपने भीलवाड़ा के अंदर है। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद दोस्तों किस वंश ने शासन किया था? तो ये किया था, आपको ध्यान रखना है, मौर्य वंश के बाद किसने? शुंग वंश ने। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? देखो सबसे पहले क्षेत्रफल में रूस के बाद में कनाडा के बाद में अमेरिका के बाद में चीन के बाद में ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत 7वें स्थान पर आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। वाह यार गजब। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। तो कौन है भाई गीता रहस्य पुस्तक के लेखक? बाल गंगाधर तिलक है भाई, बाल गंगाधर तिलक। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? जयपुर जिला सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? तो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो गया? देखो कुछ राजस्थान जीके के मैंने क्वेश्चन लिए दोस्तों। ठीक है, इंडिया जीके का तो मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो बोले थे, प्रमुख 60-70 क्वेश्चन करवाए थे, 60 या 63 क्वेश्चन थे, वे इंडिया जीके के प्रमुख क्वेश्चन थे। आप चाहो तो वहाँ तक ही रुक सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है अगले क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं हम फटाफट। राजस्थान जीके से संबंधित भी है, इंडिया जीके की भी है। राजस्थान इंडिया जीके थोड़ा मिक्स चल रहा है। 63 क्वेश्चन तो हमने डायरेक्ट जो है वो इंडिया जीके के देखे थे। राजस्थान में राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर जिला है और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू जिला है। वागड़ की मेरा गवरी बाई है। वागड़ की मेरा कौन है दोस्तों? गवरी बाई। वागड़ की बहन है मणिबेन पांड्या और मत्स्य की मेरा सम्मान बाई है। राजस्थान की राधा मीराबाई है। ठीक है, चलो। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुकड़िया है। आधुनिक भारत के भागीरथ गंगा सिंह है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार हवेनसंग चीनी यात्री हैं। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता हैं। राजस्थान के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और राजस्थान के लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास हैं और भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताओ। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे मित्रों? बता दो फटाफट। चेम्सफोर्ड। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथ-गो। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? 1923 में की। किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल तेजावत ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिला है दोस्तों। राजस्थान का नागपुर। स्वतंत्रता पूर्व सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो शाहपुरा
नवीन रियासत झालावाड़ है दोस्तों, झालावाड़। प्राचीन रियासत मेवाड़ है। सबसे छोटी रियासत सापुरा। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम किस किस ग्रंथ में संकलित है? तो आनंद मंठ में संकलित है। राजस्थान का सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर रामगढ़ जैसलमेर में है। सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भादरिया जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर का नियाल टावर धौलपुर में है। ठीक है, चलो ये प्रमुख क्वेश्चन देखे दोस्तों। हमने क्या है, इंडिया जीके का भंडारा देखा, इंडिया जीके का भंडारा, इंडियन हिस्ट्री हमने देखी दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री के प्रमुख में 63 क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, 63 क्वेश्चन शुरुआत में, अभी 63 क्वेश्चन तक आप अच्छे से कवर कर लो, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मैंने बताए हैं उनको याद कर लो, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है आपकी, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मैंने आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है मित्रों, आप भी हमारे विश्वास पर खरा उतरना। ठीक है, अब दोस्तों रही बात है आपकी, मेहनत करो तो आप करो, मैंने तो अपना पूरा 100% बेस्ट दे दिया है। चलो दोस्तों, आपको क्लास मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लगी होगी। जो हमारे साथ एंड तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश महेंद्र एजुकेशन की ओर से, और आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। मुझे पता है भाई, पढ़ने वाले आप ही होते हैं, बाकी तो कचरा है, कचरा, एक आते हैं एक जाते हैं, उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, छोड़ते हैं वापस जाते हैं, छोड़ते हैं वापस जाते हैं। इस चैनल पर जाते हैं भाई, इस पर बातें चल रही हैं, बातें करने से मतलब नहीं है दोस्तों। जो अब इस समय बातें कर रहे हैं वो अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। माता पिता को धोखा नहीं देना है दोस्तों, मेहनत करो ज़बरदस्त तरीके से, माता पिता के सपनों को पूरा करो। ठीक है, ध्यान रखो। चलो दोस्तों, क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे एक बार दोस्तों वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर देना कि किस किस ने मेरी क्लास जो है, ये क्लास जो है पूरी देखी है, किस किस ने क्लास पूरी देखी है, एक बार मुझे कमेंट कर देना। और कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुझे ये भी बता देना, और आप हमारे साथ कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे बता देना दोस्तों। अगर भी और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में रिप्लाई कर देना, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।